है और बहुत अच्छी यादों में से एक है, तो मैं आपसे ज़रूर बांटना चाहती हूँ। हम लोग जब पूर्वोत्तर राज्यों में रहते थे तो एक बार स्वामी जी ने अपने प्रवचन में कहा भी था कि वो कई राज्यों में जाते थे, वहाँ के जो राज परिवार के सदस्य थे वो किस तरह से स्वामी जी की सेवा में तत्पर रहते थे। तो ऐसे ही एक राज परिवार के यहाँ हमें जाने का मौका मिला। उन्होंने बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया था तो कि सब परिवार आइए, तो हम लोग सभी गए थे। तो बच्चे तो तब काफ़ी छोटे थे, किंतु हम सभी मतलब पांचों गए थे वहाँ। तो जाते समय मैं रास्ते से आपको बताती हूँ कि जैसे हम लोग जा रहे थे तो वहाँ सड़कें तो अच्छी बनी हुई हैं, रेल नहीं है, हो ही नहीं सकती क्योंकि बहुत घने जंगल और इसके अलावा भूकंप वाला क्षेत्र होने की वजह से हमेशा वहाँ भूकंप आते रहते हैं, साल में 2-4 तो आ ही जाते हैं। तो रेलवे नहीं हो सकती है वहाँ, तो गुवाहाटी तक रेलवे से जाते हैं, बाकी तो सारा सड़क मार्ग है। तो ऐसे ही सड़क मार्ग से हम लोग जा रहे थे। बहुत अच्छे दृश्य थे दोनों ओर, पहाड़, घाटियाँ, हरी भरी एकदम घने जंगल ने हम उसकी बस कल्पना ही आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उतने घने जंगल मुझे यहाँ कहीं और नज़र नहीं आए। पूर्वोत्तर राज्य छोड़ने के बाद वैसे घने जंगल कहीं भी नज़र नहीं आए। तो ऐसे घने जंगल और उसमें से बहती हुई नदियाँ, और इतनी नदियाँ हैं कि खैर क्या कहें, कह सकते हैं यदि हम चलते हुए निकले ना तो हर 15 मिनट के बाद एक नदी लगेगी आपको, इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं। तो ऐसे ही हम जा रहे थे, रास्ते में एक जगह देखा ऐसे तो सुनसान ही था। वहाँ वैसे भी लोक संख्या काफ़ी कम है, जनसंख्या काफ़ी कम है। तो हमारे साथ जो हमें लेके जा रहे थे वो भी उस राज परिवार के ही सदस्य थे। तो रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक दृश्य देखा कि एक आदमी था, पीठ पे बड़ा सा टोकरा बंधा हुआ था, उसमें से ऐसे कुछ लेता था और ऐसे फेंकता था, फिर थोड़ा चलता था, ऐसे लेता था, फेंकता था। मैंने दूर से उसको देखा, मतलब वो काफ़ी दूर था, उसको देखती जा रही थी। मैंने सोचा पास से गुजरेंगे तो देखेंगे वो क्या डाल रहा है। तो खैर समझ में नहीं आया मुझे, वो कुछ तो डाल रहा था। कभी इधर की ढलान पे डालता पहाड़ की, कभी उधर की ढलान पे डालता, सड़क से दोनों ओर कुछ कुछ तो डाल रहा था। मैंने सोचा ये क्या डाल रहा होगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, जो राज परिवार की सदस्य हमारे साथ थी, मैंने उनसे कहा ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ तो टोकरी से निकालते हैं, ऐसे डालते हैं, और कभी कुछ झोली से निकालते हैं, एक बड़ा सा झोला भी था उसमें से निकालते, कभी कुछ डालते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं। तो बोली नहीं, ये है ना वो बहुत अच्छी प्रजाति का जो बीज होता है, बहुत अच्छी तरह का जो बीज होता है ना, वो सब बीज ऐसे डाल रहे हैं पहाड़ की ढलान पे। मैंने कहा क्यों, वो अच्छा वाला है तो अपने खेत में उगाना चाहिए ना, मतलब ऐसे ही फेंक रहे हैं। तो वो बोले हाँ खेत के लिए तो रखा ही होगा, लेकिन ये क्या है ना, हम लोग तो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, तो हमारे में ना दान का बहुत महत्व है। हमने कहा अच्छा, अच्छी बात है, वैसे मुझे लगता है सभी धर्मों में दान का बहुत महत्व होता है। तो उन्होंने कहा हाँ ये क्या है ना, ये हमारा जो है ना वो प्रकृति के लिए दान है। मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मैंने कहा प्रकृति के लिए दान यानी क्या? नहीं क्या है ना, हम लोगों का गाय लोग है ना वो सब जंगल में चरता है ना, तो जंगल से पेड़ पौधा घास पत्ती सब खाता है ना। तो मैंने कहा हाँ वो तो खाते होंगे, तो फिर वो जो खाता है दूध तो वो हमें देता है ना, तो फिर हमारा भी तो कुछ है कि नहीं ड्यूटी कि हम भी प्रकृति को कुछ वापस करें। इसके लिए हम अच्छी तरह के जो बीज होते हैं, अच्छे किस्म के जो बीज होते हैं,
वो साल में कम से कम 2 बार हम प्रकृति को दान करते हैं, तो हम वो डालते हैं। ये हमारे ना धर्म में लिखा है, हम लोग सब ऐसा करते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़े आगे घर पहुँचे, मतलब महल पहुँचे, राज परिवार में आमंत्रित थे और मन में तरह तरह की कल्पनाएं थी कि रानी कैसी होगी, कैसे वस्त्र पहने होंगे। ऐसे वो हम लोगों की कल्पनाएं, जो कथाएं वगैरह बचपन में सुनते थे, तो ऐसे कुछ राजसी वस्त्र पहने होंगे, या क्या होगा, वो सिर से बड़ा सा आंचल होगा, पीछे 2 दासियां संभालती होंगी। ऐसे ही कुछ मन में थी कल्पना कि ऐसे कुछ वस्त्र पहने होंगे, क्या होगा, कैसे होंगे, पढ़े लिखे होंगे या क्या, पता नहीं। सोचते सोचते अंदर पहुँचे तो जो उनकी बैठक थी, ड्राइंग रूम कह सकते हैं हम, तो वहाँ गए तो महाराज तो अच्छे सूटेड बूटेड बैठे थे। तो मैंने कहा अच्छा रे, ये तो मतलब जो मॉडर्न लोग रहते हैं वैसे ही हैं ये तो चलो ठीक है। बाद में पता चला कि वो स्वयं इंजीनियर थे, जो महाराज थे पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, तो फिर तो महारानी भी पढ़ी लिखी होंगी। तो मैंने सोचा कहीं ऐसे ना हो कि ये पैंट शर्ट में मेरे सामने आए, मतलब पता नहीं, अब जब ये सूटेड बूटेड है तो कुछ भी हो सकता है। खैर मैं इंतज़ार करती रही कि अब महारानी दिखेंगी, तब महारानी दिखेंगी। महारानी तो कहीं नज़र नहीं आई, और जो हमें लेकर के आई थी वो भी, वो बोली बैठी, उनकी तो भाभी थी, वो जो राजा थे वो भाई थे इनके। तो वो बोली अच्छा मैं देखती हूँ भाभी कहाँ है, ऐसे बोल करके उन्होंने मुझे बिठाया वहीं और स्वयं अंदर चली गई। कुछ देर बाद आई, बोली कि नहीं वो भाभी थोड़ा काम से बाहर गई हैं, अभी आ जाएंगी। तो फिर खैर बातें वगैरह चलती रही, थोड़ा चाय पानी हुआ। उतने में कोई सब्जी का बड़ा सा टोकरा लेकर के वहाँ से निकली, वो गई अंदर। उसके पीछे पीछे जो महाराज की बहन थी, यानी जो हमें लेके आई थी, वो भी उनके पीछे पीछे अंदर गई। 10-15 मिनट के बाद में फिर उन्होंने इशारा किया अंदर से, आइए ना अंदर। तो मैं भी अंदर गई। तो फिर उन्होंने परिचय करवाया कि ये देखो ये हमारी भाभी हैं, यानी यहाँ की रानी हैं। अरे ये तो वही महिला थी जो सिर पे टोकरा रख करके जा रही थी। इतना बड़ा सा टोकरा, उसमें ढेर सी सब्जियां, फल वगैरह। मैं तो एकदम चकित रह गई कि रानी और इतना बड़ा टोकरा। मैंने सोचा ये जरूर ना एकदम अनपढ़ होगी, तभी तो इतना बड़ा टोकरा उठा के चल रही है। पढ़ी लिखी हो तो नौकरों से काम करवाएगी। तो फिर बात बात में उसने कहा कि असल में क्या है ना, खेतों में से यदि दासी को कहते तो वो ले तो आती, फल सब्जियां सब लाती, लेकिन मैं चाहती थी कि जो भी खेत में सबसे अच्छी सब्जी है, जो भी बगीचे में सबसे अच्छे फल हैं, वो मैं गुरुदेव के लिए लाऊं। इसलिए मैं स्वयं गई थी। और गुरुदेव के लिए लाना ये मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि मुझे ये सेवा करने का अवसर मिला। इसलिए वो टोकरा लेकर के मैं आ रही थी। मुझे उसका भाव देखकर बहुत अच्छा लगा। बाद में पता चला कि उन्होंने भी MA लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से किया था। काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी और इतने विनम्र स्वभाव की और इतनी अच्छी थी। फिर ऐसे ही वहाँ तो हम लोग 2-4 दिन थे, तो वो घुमाने के लिए हमें सब जगह ले गई, ये हमारे खेत, ये वैसे, तो सब बता रही थी। बताते बताते बोली ये मेरे बेटे का खेत, ये मेरी बहू का खेत, फिर उधर मेरी बेटी का खेत, उधर मेरे पोते का खेत, यानी बेटे के बेटे का खेत से सब पूरा दिखाया उन्होंने। दूर से खड़े खड़े दिखाया, ये उसका, ये उसका, ये उसका। और जो महाराज थे वो तो स्वामी जी को लेकर के जीप में अपने चाय के बगीचे दिखाने लेके गए थे। कई किलोमीटर्स में चाय के बगीचे थे उनके। तो या तो हाथी से जाओ या जीप से जाओ, जल्दी जाना है तो जीप से जाओ। तो
सब खेत देखते देखते मेरे मन में विचार आया, इनके यहाँ ऐसा होता है क्या? ये इसका खेत, ये उसका खेत, ये उसका खेत, ये उसका खेत। तो मैंने कहा, पूछ ही लिया उनसे। मैंने कहा बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं? उन्होंने कहा हाँ कहीं पूछिए ना। मैंने कहा ये आप लोग में ऐसा होता है, मतलब ये उसका खेत, ये उसका खेत, ये उसका, आप लोग क्या हिस्से विस्से करके ही रखते हैं क्या पहले से? तो बोली नहीं यानी हाँ यानी नहीं। मैंने कहा हाँ यानी नहीं, नहीं यानी हाँ यानी क्या? तो बोले नहीं, वो ऐसे इसलिए करके रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना वो जब वो बुद्धिस्ट मंक्स आते हैं ना, तो उस समय ना उनको कुछ दान देना होता है। तो वो जो दान देना होता है ना, तो वो ना अपनी कमाई का होना चाहिए। इसलिए ना हर बेटे का खेत है, बहू का भी खेत है, जो मेरा पोता है जो अभी 5 साल का है उसका भी खेत है। मैंने एकदम बहुत जिज्ञासा हुई। मैंने कहा वो 5 साल का बेटा भी आप वो खेती करता है क्या, मतलब कर लेता है? तो बोले उसको हम लोग मदद करता है, लेकिन उसका काम है ना, वहाँ पे खेती का काम तो है ही ना। वो बीज डालता है, पानी दिया कि नहीं वो देखता है, और कभी कभी जाके चिड़िया भी उड़ाता है वहाँ से। तो फिर जब बुद्धिस्ट मंक्स आता है और हमारा अष्टशील पंचशील होता है, तब हम लोग दान देता है, और वो दान अपनी कमाई का होना चाहिए। इसीलिए जैसे ही बहू परिवार में आती है तो पहले हम उसको एक खेत देते हैं कि ये तुम्हारा खेत, जिससे वो अपनी खेती करे और जो भी कमाई हो उसमें से वो दान कर सके। क्योंकि हम लोग मानता है कि दान जो भी देना चाहिए वो अपनी कमाई का देना चाहिए। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, सीखने जैसी बात हम लोगों के लिए। क्योंकि बाप कमाई का दान देना तो बहुत आसान है। बाप ने यदि हजारों लाखों करोड़ों जो भी छोड़े उसमें से थोड़ा सा भाग दान दे दिया, लेकिन आप कमाई का दान श्रेष्ठ दान है। तो बहुत वहाँ से कई कई बातें सीखने को मिली। और एक बात इतनी अच्छी सीखने को मिली वहाँ पे ना एक और परिवार में गए थे हम लोग, ऐसे ही वो मिलने के लिए लेकर के गए। तो घर इतना सुंदर था, मैंने सोचा यहाँ तो कोई इंटीरियर डेकोरेटर नहीं होगा, इतना सुंदर इंटीरियर, पूरा लकड़ी का घर। वैसे लकड़ी के ही घर होते हैं, लेकिन बहुत सुंदर घर था। ऐसे बड़े बड़े 40 बाय 40 के, 20 बाय 40 के बड़े बड़े कमरे थे, और बहुत सुंदर तरीके से सजाए हुए थे। तो मैंने उनके घर की तारीफ की, मैंने कहा बहुत सुंदर घर है। तो उसने धन्यवाद दिया और हंसते हुए बोली अभी 2 साल पहले ही बनाया है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा आप लोग कैसे बनवाते हैं, मतलब घर कैसे बनवाते हैं लकड़ी के? तो बोली नहीं नहीं बनवाया नहीं, बनाया है, हमने ही बनाया है। अरे इतना बड़ा लकड़ी का घर आपने बनाया? हाँ हमने बनाया, हमारा घर जल गया था ना, तो हमने ही बनाया, पूरा घर हमने ही बनाया। तो ऐसे ये लोग जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं और सोचते हैं कि हम उनसे अधिक प्रगतिशील हैं, सोचते हैं कि हम ज़्यादा विकसित हैं, हम सोचते हैं और बहुत गहराई से मानते हैं हाँ वो क्या जानते हैं। लेकिन जो मैंने अनुभव किया कि शायद वही ज़्यादा जानते हैं, हम तो बहुत कम जानते हैं। तो उनसे सीखने लायक हजारों हजारों बातें। और ये शिक्षक वर्ष है तो मैं शिक्षिका के तौर पे मेरे जो अनुभव थे वो ज़रूर बताना चाहूँगी कि वहाँ के बच्चे, वहाँ के स्टूडेंट्स वो कैसे थे। हम लोग बिल्कुल नए नए ही गए थे, और ऐसे हमारे पास तो कोई वाहन नहीं था, सो कहीं भी जाना हो तो 11 नंबर की बस से ही जाते थे। 11 नंबर की बस यानी पैदल। तो कहीं भी जाना हो तो 11 नंबर की बस काम आती है।
तो चलते हुए जाते थे, तो ऐसे ही एक बार बाज़ार जा रही थी, तो पीछे से 2-4 साइकिल सवार बच्चे थे। वो ऐसे थोड़े से आगे गए, फिर रुक गए, नमस्ते किया। और वहाँ ऐसा सिस्टम था, मतलब पता नहीं बच्चों ने स्वयं बनाया या माता पिता ने सिखाया, जो भी हो। स्कूल में तो बराबर गुड मॉर्निंग मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम, गुड इवनिंग मैडम बोलते थे, लेकिन स्कूल से बाहर रास्ते पर कहीं भी मिले तो पूरे 2 हाथ जोड़ के अच्छे से नमस्ते मैडम ऐसा बोलते थे। तो उन्होंने 2 हाथ जोड़ के बहुत अच्छे से मुझे नमस्ते किया और उसके बाद साइकिल हाथ में लेकर के मेरे पीछे पीछे चलने लगे। मुझे लगा शायद इन लोगों को यहीं कहीं काम होगा, तो कोई बात नहीं, मैं चलती रही। 2-5 मिनट चलने के बाद लगा अरे ये पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही पीछे मुड़ के कहा, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, कहीं यहीं कहीं काम है आसपास। बोले नहीं मैडम, हमें तो वो कंकड़ नाला है ना, उधर जाना है। कंकड़ नाला यानी वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर। तो मैंने कहा तो बेटा फिर चलने क्यों लगे, साइकिल पे जाओ ना। तो बोले नहीं नहीं मैडम, हम आपसे आगे कैसे जा सकते हैं। तो ये उन लोगों का भाव था कि विद्यार्थी शिक्षकों से आगे कैसे जा सकता है, ये तो बदतमीजी हुई। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो पैदल जा रही हूँ, आप यदि मेरे पीछे पीछे चलते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी आपको, जाइए बेटा आप निकल करके जाइए। तो फिर वो नमस्ते करके फिर धन्यवाद बोल करके आगे निकल गए। तो कहने का अर्थ, यदि मैं ध्यान नहीं देती तो शायद और भी आधा किलोमीटर तक वो ऐसे ही चलते रहते जब तक मेरा ध्यान नहीं जाता। तो ये वहाँ पे विद्यार्थियों का भाव था शिक्षकों के लिए। तो जो भाव उन विद्यार्थियों का होता था वैसा ही वो लोग ग्रहण करते थे। जो भाव हम लोगों में होता है, मैं सिर्फ विद्यार्थी की बात नहीं करती, हम सब भी तो विद्यार्थी हैं, सारा जीवन ही विद्यार्थी होता है। विद्या के अर्थ से जो जीता है वो विद्यार्थी। तो हम सभी विद्यार्थी ही तो हैं, हम भी तो अपने गुरुदेव से सीखते हैं। तो हमारा जो भाव होता है उसी से हम रिसीव करते हैं, उसी से हम ग्रहण करते हैं। यदि ग्राह्यता है, भाव है, तो ग्रहण करेंगे, भाव नहीं है तो कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो वो वहाँ का भाव था, इसीलिए शायद वहाँ की तो सारी स्कूल्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सारी स्कूल्स सीबीएसई कोर्स की थी। और वहाँ के बच्चे, हमारी स्कूल के तो बच्चे लगभग हर साल पूरे भारत में, मतलब सीबीएसई बोर्ड में वो लोग टॉप 10 की लिस्ट में आते थे लगभग हर साल। तो मेरा तो ये विश्वास है कि वो उनकी रिसीविंग ही थी जिससे वो शिक्षकों से सब कुछ ग्रहण कर पाते थे। तो मेरा अपना ये मानना है कि विद्यार्थियों में ग्राह्यता होती है ना, वैसे शिक्षकों में भी, चूंकि ये शिक्षक वर्ष है तो हम शिक्षक भी हैं और हम विद्यार्थी भी हैं। हर शिक्षक आजीवन विद्यार्थी होता है, तो हम सभी शिक्षक हैं। आप कहेंगे गुरु माँ हम सब शिक्षक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ही लोगों का प्रोफेशन टीचर का है, तो हम सब कैसे शिक्षक हो सकते हैं। लेकिन जितने भी माता पिता हैं वो सब भी तो शिक्षक हैं। प्रथम शिक्षक, प्रथम गुरु अपने बच्चों के हैं, और जो अभी बच्चे हैं यहाँ पर वो भविष्य के गुरु हैं, यानी भविष्य में बनने वाले माता पिता हैं। तो हम सब शिक्षक ही हैं कहीं किसी न किसी अर्थ में। तो हम शिक्षकों को कैसा होना चाहिए, हम शिक्षक कैसे हों, यानी माता पिता के तौर पे हम कैसे शिक्षक हों। जब हम माता पिता हैं तो कई बार हम सोचते हैं
कि बच्चे अभी तो छोटे हैं, क्या समझते हैं, अभी तो 4 महीने का है, 6 महीने का है, 2 साल का है, क्या समझता है, उसको क्या समझ में आता है, उसके सामने कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी कल ही मैं एक मैगजीन में पढ़ रही थी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, वहाँ पे रिसर्च हुई और वो रिसर्च से उन्होंने पाया कि 8 महीने का बच्चा 8 महीने का बच्चा भी कुछ गलत होने पर उसे दंड दिया जाना चाहिए जिसने ये गलती की, ऐसा सोचता है। तो ऐसा सोचेगा कब? 8 महीने का बच्चा भी जब वो समझेगा कि कुछ गलत हुआ है। तो समझेगा कब? जब उसे समझ में आता होगा तब। वैसे भी हमारे पुराण कहते हैं कि सबसे पहले कोई सेंस डेवलप होता है तो हमारी जो कर्णेंद्रिय हैं, जो सुनने की शक्ति है, वो सबसे पहले डेवलप होती है। और इसीलिए जो पुराणों में एक उदाहरण दिया गया है ना, हमारे कथाओं में, अभिमन्यु का, कि सुभद्रा को जन्म से पूर्व श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे थे और उस समय वो शिशु भी सुन रहा था और इसीलिए जन्मतः वह जानता था कि किस तरह से युद्ध की, मतलब जो नीतियों के बारे में, या किस तरह से ये तोड़ा जाए, जो कुछ भी किया जाए, वो सब के बारे में वो कैसे जानते थे। अभिमन्यु को जो भी जन्म से पूर्व उनके मामा यानी श्री कृष्ण ने जो सिखाया, जो भी बातें सुभद्रा को बताई, वो सब उन्होंने जन्म से पूर्व सीखी। तो छोटे से छोटा बच्चा भी सुन तो सकता है, छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सकता है। आप सोचते होंगे ब्रेन तो इतना डेवलप नहीं हुआ होगा, कैसे समझेगा? तो ब्रेन यानी बुद्धि चाहे डेवलप हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि आत्मा तो वो तो पूरी विकसित ही होती है ना, तो आत्मा तो सब समझती है ना। तो जब आत्मा सब कुछ समझती है, आत्मा सब कुछ जानती है, तो आत्म रूप में ये बच्चा भी सब कुछ समझता है। तो हमारे बच्चों के समक्ष हमें माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, या किसी भी रिश्तेदार के रूप में कोई भी अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा कल का भविष्य अच्छा हो, तो प्रयास आज से करने होंगे। जैसे हम देख रहे हैं, आज इतना विकास हुआ हमारे देश का। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के पास एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो स्वदेश में बन पाती थी। यानी कपड़े वगैरह थे, किंतु सुई तक हम इंपोर्ट करते थे, बाहर के देशों से मंगवाते थे। हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी। लेकिन आज इतना विकास हुआ तो कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने जिस तरह से पढ़ाया लिखाया, और हमारे देश का विकास हुआ। क्योंकि हर पीढ़ी विकास करती है देश का। देश का विकास, कोई देश कोई मशीन तो है नहीं। हम इंसानों से देश बनता है, देशों से विश्व बनता है। तो यदि हम चाहते हैं कि कल अच्छा हो, कल उत्तम व्यक्तित्व, उत्तम चरित्र के लोग हमारे देश को संभालें, विश्व को संभालें, तो तैयारी हमें आज करनी होगी। समर्पण का जो हमारा मुख्य जो मोटो है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो भी आत्मा के विकास का है। आत्मा विकसित होगी तो अपने आप व्यक्ति विकसित हो जाएगा।
आत्मा कुछ अंश तक विकसित होती है, हर जन्म में विकसित होती जाती है, और देह के संस्कार जो है, जैसे संस्कार होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा को वो सहायता करता है विकसित होने में। तो देह को संस्कार देने वाले हम शिक्षक, हम माता पिता, हम दीदी भैया और हम रिश्तेदार, हम सभी शिक्षक हैं। किसी न किसी रूप में हम अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को कुछ न कुछ मार्गदर्शन तो देते रहते हैं, कुछ न कुछ तो बातें करते हैं, बोलते हैं। तो वो सारी बातें, वो सब कुछ, वो इतना शुद्ध और इतना अच्छा होना चाहिए ताकि उसका जब वो बड़ा हो तो उसका विकास उसी तरह से हो। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम सबका खिलौना होते हैं और हम तरह तरह की बातें उससे करते हैं। तो अभी जैसे हमारे भी घर में श्री चैतन्य हैं, तो उससे तरह तरह की, भी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको किसी भी कारण से वो रोते हैं, कुछ करते हैं, यानी उनको अटेंशन चाहिए होता है, तो क्या करते हैं माता पिता, दादा दादी, मौसी, बुआ, क्या करते हैं? गोदी में लेते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उसको कभी चिड़िया दिखाते हैं, कभी कौआ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। और बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो जो मेरा अनुभव अभी जो तजुर्बा बिल्कुल लेटेस्ट, तो वो यही कहता है कि हाँ, छोटे बच्चों से बातें करो, वो चुप। तो उससे मैंने उस बातें करें तो क्या बातें करें, कई बार प्रश्न होता है कि क्या बातें करें इतने छोटे बच्चे से। हाँ, क्या कर रहा है, तुझे खेलना है, तुझे ये करना है, कितनी देर तक ऐसे बोल सकते हैं? तो मैं तो उसको स्वामी जी की कहानियाँ सुना सुना करके बहुत सारी बातें करती हूँ उसको। फिर कभी कभी पता है स्वामी जी ने बोला है कि ना सभी को बीज की आवश्यकता होती है, पता है स्वामी जी ने बोला है। जैसे वो आम का बीज, वो वाली कहानी है ना, ऐसे करके उसको वो आम के बीज वाली कहानी सुना देती हूँ। तो कहने का मतलब, ये छोटी छोटी बातें हमें लगता है कि वो इफेक्ट नहीं करती होंगी, लेकिन ये सब उसके चरित्र के निर्माण में सहायक होंगी। आप अपना स्वयं का सोचो कि कितनी ही बातें जो याद नहीं आता किसने कही थी, लेकिन जब हम कुछ करने जाते हैं तो वो बातें कुछ याद आती, ऐसे नहीं ऐसे करना है, क्यों पता नहीं, ऐसे किसी ने कहा याद आ रहा है, किसी ने कहा, यानी हमारे बचपन में हमसे बात करते हुए किसी ने कहा होगा, लेकिन वो सारी बातें हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होती। जब भी हम वो कार्य कर रहे होते हैं उस समय वो सारी बातों का इफेक्ट हम पर मतलब आता है, हमें वो याद आता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम हमारे बच्चों को जो भी वातावरण देंगे, जैसी भी बातें करेंगे, कल को वो बच्चे उसी तरह के बनेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शांत हो, तेजस्वी हो, मेधावी हो, उनकी रुचि पुस्तकों में हो, या उनकी रुचि आप जिसमें चाहते हैं, आध्यात्मिक इसमें हो, आप जिस तरह का उनको बनाना चाहते हैं, आप अपना उदाहरण उनको पेश कर देना। आप वैसे बन जाइए ना, क्योंकि हम इतने बदमाश हैं, हम स्वयं तो जरूर देखेंगे टीवी, बच्चों से कहेंगे खबरदार। हम लोग अफ्रीका गए थे ना, तो एक परिवार मिला था, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी। पति पत्नी और बेटी थी। बेटी उनकी कुछ 10-1 साल की होगी। तो उन्होंने ऐसे ही बात बात में, अब काफ़ी 15 दिन का हमारा टूर था अफ्रीका का, तो बातों बातों में उसने कहा, मतलब पत्नी ने कहा कि हमारे यहाँ ना टीवी नहीं है। तो जितने 40 लोग थे हम लोग, सब लोग बोले क्या तुम्हारे यहाँ टीवी नहीं है? क्योंकि जैसे टीवी ना हुआ कहीं घर का नल हो गया कि नल के बिना काम नहीं चलता, पानी तो होता ही है सबके घर में। तो उसको पूछा अरे टीवी नहीं है?
तो बोली हाँ टीवी नहीं, मतलब टीवी है, मतलब एलसीडी टीवी है ना, स्क्रीन है, लेकिन वो केबल वेबल नहीं है। तो हमने कहा ये क्या बोलते हैं उसको, डीटीएच वैसे होगा। तो बोली नहीं नहीं वही तो बता रही हूँ, ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे नहीं है। तो हमने कहा फिर वो टीवी की स्क्रीन क्यों लेके रखी है? तो बोली नहीं नहीं, हमने ना शादी के बाद एक निर्णय लिया। तो क्या निर्णय लिया? नहीं, हमने ऐसा निर्णय लिया कि देखो कल को, आज नहीं कल को कभी तो बच्चे होंगे, तो जब भी बच्चे होंगे तो वो फिर हम उनको कहेंगे तुम टीवी मत देखो, उनको तो रोक देंगे, लेकिन हमें कौन रोकेगा? हम तो दिन भर टीवी देखते ही रहेंगे, हमें रोकने वाला कौन? तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम टीवी लेंगे, लेकिन उस पर जो भी देखनी होंगी फिल्में देखेंगे, लेकिन टीवी पर टीवी नहीं देखेंगे। खैर ये तो वाद विवाद का विषय है कि टीवी देखा जाए या न देखा जाए। टीवी पे बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं। तो कहने का अर्थ कि हम अपने बच्चे को जैसा भी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपना एग्जाम्पल उनको देना पड़ेगा। हम जैसे होंगे हमारे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं।